हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आप देख रहे हैं ड्यू बीएड एंट्रेंस 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले 50 क्वेश्चन वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो लास्ट क्वेश्चन जो 50वां हमने रीड किया था वो ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय कालिदासा। तो इसका आंसर हमने जो लगाया था गीत गोविंद लगाया था। मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव ये सारी कालिदासा के द्वारा लिखी गई थी। हम एक बुक से भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, तो हम एक सेशन बुक का भी लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट राइटर है पुराने, तो उनकी सारी बुक्स हम एक सेशन में आपको लेकर आएंगे, तो इसलिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया कंप्लीट द सीरीज ADR, VGP, RJN और NML। अब जब आप देखोगे तो इसका लॉजिक ये बनेगा, A से लेकर V तक जब जाओगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो -4 जा रहा है, सेकंड पर आपका +3 होगा और थर्ड पर आपका -2 हो रहा है। थर्ड पर आपका -2 हो रहा है। जैसे A से V पे जाओगे, फिर V से जब R जाओगे तो V से R आपका जाएगा -4 पर, फिर R से N जाएगा -4 पर। सिमिलरली तो N से जब आप अगले पे जाओगे -4 करोगे तो N से -4 आएगा, पहले उसके बाद आएगा M, L, K, J, मतलब अगला लेटर आएगा आपका J। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 तो आपका गलत हो गया क्योंकि उसमें I आ रहा था। अब आगे देखते हैं जो D है, D से जो G जा रहा है उसमें जा रहा है +3 का, तो D से G 1 2 3 तो +3, फिर G से J जा रहा है +3, फिर J से N गया है +3, फिर M से +3 करेंगे तो M के बाद आएगा NOP, तो J के बाद आएगा आपका P। तो J के बाद आपका P दो ऑप्शन में है, पहले और दूसरे, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब लास्ट में था -2, तो R से जब P जाओगे तो -2 करना पड़ेगा, P से N जाओगे तो -2 करना पड़ेगा, N से L जाओगे तो -2 करना पड़ेगा। जब L से आप अगले पे जाओगे तो -2 करके -2 जब करोगे तो L के बाद -2 करने पाएगा K और J, K के बाद आता है J, तो आपका ऑप्शन जो बन रहा है JPJ बन रहा है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है JPJ वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन बिलो 3 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 2 3 4। हमें स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद कंक्लूजन दे रखे हैं 4, तो हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से सही होगा। You have to taken the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly fact non-fact. Read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly non-facts. तो स्टेटमेंट पहली जो गिवन है वो दे रखी है some cats are red, all bats are table, all rats are bad। तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सम कैट्स आर रेड, तो मान लेते हैं कैट है, ये एक सर्कल में हमने कैट को कर लिया और ये बता रही कि ये सम कैट्स आर रेड, तो कुछ जो कैट है वो रेड है, तो हमने रेड को दिखा दिया R से। फिर अगला बता रहा है कि ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है, और फिर ऑल रैट आर बैड, ऑल रैट आर बैड, तो इसका मतलब बैड जो होगा वो रैट के ऊपर आ रहा है, ये बैट है, और उससे पहले स्टेटमेंट में जो था ऑल बैट्स आर टेबल, तो इसका मतलब टेबल भी
टेबल आ रहा है आपका रेड के ऊपर, मतलब बैट के ऊपर, तो ये आ गया आपका टेबल, टी से मैंने डिनोट कर दिया। अब इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूज़न अपना निकालते हैं, और कंक्लूज़न में क्या निकालते हैं? पहला कंक्लूज़न ये है, सम कैट्स आर बैट। देखो कैट्स जो है वो बैट से भी मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है कि ऑल बैट आर कैट, क्या सारे बैट कैट थे? बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत। फिर अगला है ऑल टेबल आर कैट, तो ऑल टेबल, कुछ ही टेबल कैट है, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल बैट्स आर कैट, तो सारे बैट भी कैट नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी कंक्लूजन गलत है। तो पहला ही कंक्लूजन सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं पहला कंक्लूजन कहाँ पर दिया हुआ है, पहला और दूसरा, तो ये गलत। ओनली वन इज़ ट्रू, तो हमें पहला स्टेटमेंट जो कंक्लूजन था वही सही था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में बोला गया है कि ग्रेटर देन रिप्रेजेंट, ये साइन रिप्रेजेंट ग्रेटर देन, एंड ये वाला साइन जो रिप्रेजेंट लेस देन। तो एक आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि Q इज़ ग्रेटर देन T एंड ग्रेटर देन N, तो इसके कंक्लूजन के हिसाब से हम लिख देते हैं कि जो Q है वो T से तो बड़ा है और T जो है N से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि Q से बड़ा कौन है? S, और S से भी बड़ा कौन है? A। तो अभी तक दो स्टेटमेंट में हमने ये देखा, और आप ये देख पाओगे कि A जो है M से छोटा है, मतलब M A से बड़ा है, तो M हो गया यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी। अब पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखते हैं क्या है, क्या N इज़ ग्रेटर देन A है? N तो सबसे छोटा था और A से बड़ा था, तो ये बिल्कुल सही है, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट जो है M इज़ ग्रेटर देन T, तो M इज़ ग्रेटर देन T, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो T यहाँ पर आ रहा है और M यहाँ, तो M बताया कि M T से बड़ा है, बिल्कुल सही है बात। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फुल हो रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 ट्रू गिवन है, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हाट इज़ द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड सेट। ओके, तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आप देख पाओगे कि A से B जो जा रहा है, A से AST, और नीचे लिख देता हूँ मैं BRU। तो A से B गया +1 और S से R गया आपका -1, क्योंकि पहले R आता है उसके बाद S आता है, तो ये -1। तो अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हमें निकालनी है, NQV। N के बाद +1 करेंगे, जब +1 करोगे N के बाद आता है O, तो O कौन से, और फिर Q के बाद आता है आपका मतलब Q में आपको करना है -1, जब Q में आप -1 करोगे तो आएगा आपका P। तो देख लेते हैं क्या OP कहीं पे मिल पा रहा है, तो O के बाद R, लेकिन हमारा O के बाद P आ रहा है, तो ऑप्शन A गलत, M तो हो ही नहीं सकता, M भी गलत, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा ही सही है। हमने तीसरा वाला सॉल्व भी नहीं करके देखा, क्योंकि हमें 2 से ही अपना आंसर मिल जा रहा है। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, हम टाइम को बचाने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एलिमिनेट की चीज़ें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में आ भी सकता है, दोबारा से वैल्यू चेंज हो सकती है। बोला गया द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज x, और द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर x है,
तो अगला नंबर क्या होगा, इवन नंबर की बात चली, इवन, तो अगला नंबर होगा x+2, उसके बाद अगला नंबर x+4 और उसके बाद अगला नंबर होगा x+6। और इनका सम जो है, मतलब इनका जो आपको एवरेज दे रखा है, क्योंकि 4 नंबर है तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया, वो 27 दे रखा है, 27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स मिलके हो गया आपका 4x, और 2 + 4 6 और 6 + 6 हो गया 12, तो 4x + 12 = और ये 27 चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये 12 था। तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन आएगा। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, आप नीचे देख लेना इसको कि 4x + 12 = इतना। तो मैंने क्या किया कि मैंने 4x को कॉमन निकाल लिया, या आप सीधा एक कर सकते हो कि x बराबर 27 × 4 और अपॉन में 4, और ये जाएगा, ये गया माइनस में। जब आप इसकी सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 24। ये आई x की वैल्यू, लेकिन आपका अभी तक आंसर नहीं आया है। लार्जेस्ट नंबर क्या था उन चारों नंबर में, x+6, यानी 24 + 6, तो आपका आंसर आ जाएगा जब ऐड करोगे 30। तो 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है, मंडे फॉल ऑन 20 मार्च 1995, व्हाट वाज द डे ऑन 3 नवंबर 1994। तो कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे एक पेपर में पूछा ही जाना है, तो कैलेंडर के इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि मैंने किस ट्रिक से इसको सॉल्व किया है। तो मेरे से पूछा गई है पीछे वाली डेट, मतलब लास्ट ईयर की, तो मैं ऐसा करता हूँ कि लास्ट ईयर से ही इस डेट को निकाल देता हूँ। तो मैं 3 नवंबर 94 से 3 दिसंबर का मैंने डी लिख दिया 94 तक कितने ऑड डेज होंगे। तो 3 नवंबर से 94 से 3 दिसंबर तक आपके टोटल डेज होंगे 30। तो 30 में कितने ऑड डेज होंगे, 7 से जब 30 को डिवाइड करोगे तो 7 × 28 आता है, 28 कंप्लीट कर जाएगा, तो इसका मतलब 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 2 को मानेंगे हम ऑड डेज, ये हम ऑड डेज लिखते हैं, O फॉर ऑड डेज। उसके बाद 3 दिसंबर 1994 से 3 जनवरी 1995 तक कितने ऑड डेज होंगे, 31 डेज होंगे दिसंबर के महीने में। तो टोटल कितने ऑड डेज आ जाएंगे, जब 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 28, 3 बच जाएगा, तो 3 ऑड डेज। सिमिलरली 3 जनवरी से 3 फैब तक, 3 फैब 95 तक, ये सब 95 वाले चल रहा है, 95 वाला, तो इसमें भी 30 डेज होंगे, तो इसमें भी टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 31 डेज होते हैं जनवरी के महीने में, तो टोटल 8 डेज होगा, इसमें 3। सिमिलरली अब जब हम फैब वाले निकालेंगे, तो फैब वाले में थोड़ा ध्यान से देखना, 3 फैब से 3 मार्च तक 1995 में। अब फैब के महीने में अगर ये लीप ईयर नहीं है तो टोटल 28 डेज होंगे। अब 95 वाला महीना लीप ईयर हो नहीं सकता, क्योंकि 4 की टेबल में ये आता ही नहीं है, इसीलिए 28 दिन हो गए फरवरी के महीने में, तो टोटल 7 से चला जाता है, तो 0 बचेगा ऑड डेज। अब 3 मार्च से आपको निकालना था 20 मार्च तक, तो 3 मार्च से देखते हैं 20 मार्च तक, 3 मार्च से 20 मार्च 1995 तक कितने डेज आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 17 डेज। और 17 डेज में भी जब आप 7 से 17 को काटोगे तो 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम, तो इसका मतलब 3 ऑड डेज बचे। तो टोटल ऑड डेज हम काउंट कर लेते हैं ऊपर से लेकर, तो 2 + 3 5, 5 3 8 और 8 3 11, तो 11 टोटल ऑड डेज आ गए आपके
इसको भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो टोटल बचेगा 4। इसका मतलब 4 और डेज आपके पास आ गए, टोटल आपके पास आ गए 4 और डेज। तो 4 और डेज जब आप माइनस, इसका मतलब 4 आगे बढ़ा होगा ये, तो 4 मंडे था 20 को, तो 4 पीछे लेकर आ जाते हैं। जब आप 4 पीछे लेकर आओगे तो मंडे के बाद आएगा आपका संडे, सैटरडे, फ्राइडे, और चौथा जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका थर्सडे। मंडे के बाद 4 माइनस करोगे तो आपके पास पड़ेगा थर्सडे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है इन अ सर्टेन कोड PAN इज रिटन एज 31। तो PAN, तो P होता है 16वें नंबर पे, A होता है पहले पे, और N होता है 14 पे। जब आप काउंट करोगे तो 31 आ रहा है, इसका मतलब हमको इसको बस ऐड करना है सिंपल। तो पैट, तो P होता है 16 नंबर पे जैसे कि B, और A होता है पहले नंबर पे, और T होता है आपका 20वें नंबर पे। तो 16 और 1 17, और 17 और 20 हो गए आपके पास 37। तो 37 कौन से में है? आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में बोला गया है इन अ क्रॉस कंट्री रेस रितेश इज बिहाइंड ललित। तो जो रितेश है, रितेश जो है वो ललित से पीछे है, मतलब ललित रितेश से आगे है। चलो, रितेश इज बिहाइंड ललित बट अहेड ऑफ अमर। जो रितेश है वो अमर से आगे है, तो अमर मतलब यहाँ कहीं होगा, रितेश से पीछे है अमर, ठीक है। अमर इज अहेड ऑफ विकास। अब अमर जो है विकास से आगे है, और पंकज इज अहेड ऑफ अमर, लेकिन पंकज जो है बट बिहाइंड रितेश, तो रितेश से पंकज पीछे है और अमर से आगे है। तो ये आपकी सीक्वेंस बनी है। हु इज एट द एंड। तो एट द एंड कौन है आपको पता ही चल पा रहा है कि एट द एंड वी स्टैंड फॉर विकास, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, विकास ही सबसे पीछे है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफी a woman said his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in the photograph? जब भी कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन आए तो आप उसकी हिंदी ज़रूर पढ़ा करें। उसमें बोला गया है एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है उसके भाई के पिता, मतलब ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। उसके भाई का मतलब मैं मान लेता हूँ कोई भी हो सकता है, एक मैं सिंबल मान लेता हूँ N प्लस का मतलब हो गया आपका बॉय के लिए, मतलब मेल के लिए, और नेगेटिव का मैं जो साइन लगाऊंगा वो होगा फीमेल के लिए। तो उसके भाई के पिता मतलब उसके पिता F+, उसके भाई के पिता मेरे दादा, तो उसके भी दादा होंगे, मतलब ग्रैंडफादर लिख देता हूं मैं और इसको प्लस कह देता हूं। तो अब वुमन जो थी, वुमन के भाई के पिता, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो इसका मतलब ये इनकी पोती हो गई। तो यहाँ पर जो मैन था, मैन को बोला था उसके भाई के पिता, उसके भाई मतलब M का भाई हो गया N, और N के पिता हो गया F, और F के मतलब N के दादा हो गए उसके GF, जो मैंने ऊपर लिखा है प्लस में। तो इसका मतलब जो पिक्चर में जो औरत है वो उसकी दोनों भाई बहन है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हाउ इज़ वुमन रिलेटेड टू मैन। अब मैन जो है कैसे रिलेटेड है, तो वो उसकी बहन हुई, सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही सीक्वेंस हमारी एक ही लाइन के अंदर आ रही है चीज़। तो
आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे जो W मैंने वुमन लिखा है नेगेटिव में, वो मैन की बहन हुई। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं आप। 60 में बोला गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसको ओरली करा देता, लेकिन फिर भी मैं लिख के कराऊंगा। x + 3x + 4x + 5x। तो जब आप इसकी एडिशन करोगे 5x + 4x हो गया 9x, और 9x + 3x हो गया 12x, और 12x + x हो गया 13x। तो 13x = 39। तो x की वैल्यू हो जाएगी 39/13। तो 13 की टेबल में कंप्लीट जाता है ये 3 टाइम। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है गिवन बिलो आर 1 क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड गिव द आंसर। तो क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें P एंड Q की डिस्टेंस बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है पॉइंट S इज़ 4 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P। तो मैं एक डायरेक्शन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस होती है। अब क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। P जो है, ये मान लो P है, P ईस्ट की तरफ चलना चालू हुआ 4 मीटर, और पॉइंट S, सॉरी स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट S इज़ 4 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन। जो पॉइंट P है वो S के 4 मीटर इधर है, मतलब ईस्ट की साइड है, ठीक है। और आगे बोला गया है पॉइंट T इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर नॉर्थ। तो पॉइंट T फ्रॉम पॉइंट P S, सॉरी। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में कह रखा है कि जो T है वो S से नॉर्थ की डायरेक्शन में है 2 मीटर में, तो इसकी डिस्टेंस हम मेज़र नहीं करते हैं। एंड पॉइंट Q इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट T। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, आप ऊपर देखो जो मैंने ऊपर बना रखा है नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में। तो पॉइंट T से लोगे तो इस साइड हो जाएगा, ये पॉइंट आपका Q है। तो बोला गया P और Q की दूरी, P और Q की दूरी। तो P और Q की दूरी आप ऐसे फाइंड कर ही नहीं सकते, तो इनसफिशिएंट डाटा हम कहेंगे। तो इसीलिए इनसफिशिएंट डाटा, तो पहला ऑप्शन है द डाटा इज स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट डाटा while the data in statement 2 is alone is not sufficient to the answer the question। तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। the data in the statement 2 is alone is sufficient to answer the question while the data in the statement 1 is not sufficient to answer the question। तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही से बता नहीं पा रही थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा कि द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखते हैं। अब 62 में बोला गया है रिया गोज 30 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। पहले नॉर्थ की तरफ जा रही है 30 किलोमीटर, ठीक है। और फिर टर्निंग हर टू राइट एंड शी गोज़ 15 किलोमीटर। उसके बाद वो 15 किलोमीटर, मतलब राइट लेने के बाद, तो ऊपर जाने के बाद राइट इधर ही लेगी और 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और आफ्टर टर्निंग टू हर राइट, जब वो दोबारा टर्न राइट लेगी तो वो नीचे की साइड आ जाएगी और दोबारा 30 किलोमीटर चली। तो 30 इधर गई थी और 30 इधर गई थी। तो मतलब अब बोला गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शी इज़ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बतानी है। तो अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, ये वाला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये
यहाँ पर है, मतलब किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरह ही, और कितनी दूरी पर, 15, तो 15 किलोमीटर ईस्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, 15 किलोमीटर ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, सम लैपटॉप्स आर नोटबुक। तो कंक्लूजन दो ये रखी है इसके अंदर। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, तो जो लैपटॉप्स है वो सारे के सारे कंप्यूटर है, वो सारे के सारे कंप्यूटर है। और अगले स्टेटमेंट में बोला गया है कि सम लैपटॉप्स आर नोटबुक, मतलब कुछ लैपटॉप जो है वो नोटबुक को मैंने आंसर शो कर दिया। स्टेट कंक्लूजन में देखते हैं, सम नोटबुक आर कंप्यूटर, सम नोटबुक आर कंप्यूटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ नोटबुक कंप्यूटर में भी आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन कंप्यूटर में आ रहा है। और अगला बोला गया ऑल नोटबुक आर कंप्यूटर, तो ऑल नोटबुक कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली वन कंक्लूजन जो है फॉलो हो पा रहा है। तो देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया, विच सेंचुरी इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका नेशनल चंबल है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा, ये नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो होम ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन है, और 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो घड़ियाल की जो है, मतलब घड़ियाल की 75% जो है इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। घड़ियाल एक आपका मगरमच्छ टाइप का होता है, लेकिन उसका मुंह जो होता है आगे से पतला होता है, तो उसकी 75% जो पाई जाती है वो इसी के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है। अब 64 के बाद 65 में देखते हैं, व्हेन वॉज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश। तो ये हुआ था आपका 20 जुलाई 1956 को। तो जुलाई 1956 की आपका पहला ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। और जो IFC का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में, यानी US के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी एडिशनल के तौर पे आपको याद होनी चाहिए। 65 के बाद 66 की तरफ देखते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, द सुपर कंप्यूटर परम वॉज डेवलप बाय। तो परम जो डेवलप बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन इज IIT कानपुर, सेकेंड इज CDAC, थर्ड इज IIT खड़गपुर, एंड फोर्थ इज टाटा। तो ये जो डेवलप किया था ये किया था CDAC ने। CDAC का मतलब क्या होता है? CDAC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये जो है पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए CDAC की। 67 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है, द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकल ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो मेगास्थनीज या फाहियान या हुआनतियांग या कल्हन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है कल्हन। और ये जो थे, ये कल्हन जो थे ऑथर थे रजत तरंजिनी के ऑथर थे, जिसको रिवर ऑफ किंग भी कहा जाता है। रिवर ऑफ
किंग भी कहा जाता है, रजत त्रिवेदी को। और इन्होंने जो लिखी थी वो कश्मीर के बारे में लिखी थी, और 1148 से 1149 के बीच में, इसीलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 68 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कहा गया है तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू, तो ऑप्शन में गया है हाई इवेपोरेशन, बिल्कुल गलत है। सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी, ये भी गलत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय द ट्यूबवेल, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है समुद्री जल का रिसाव यानी सीपेज ऑफ वाटर है इसका करेक्ट ऑप्शन। जब समुद्री जल का रिसाव होगा तो वहाँ पर नमकीला पानी ज़्यादा हो जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब कहीं पर समुद्री जल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सीपेज ऑफ वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ देखते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली रिसीव वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनेस्को इन फैब 2020। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो जो जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। जयपुर को क्यों किया गया, क्योंकि जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा किले वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा जो हेरिटेज में आते हैं, तो इसीलिए पूरी ही सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। द पेपरलेस सेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिगेन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऐप, ई सभा, ई विधान, ई अरुणाचल या ई देश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ई विधान। ई विधान जो है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का है, नेवा, तो इसको भी आप याद रखना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है फॉर विच वेल नॉन industrialist did Mahatma Gandhi say that while he was fighting for India's political freedom, the industrialist was fighting for India's industrial freedom from the British? तो इसमें ये कहा गया था जमशेदजी टाटा के लिए। तो ये जो आपकी टाटा कंपनी फेमस है वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं की थी ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड टू अ फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड फॉल इन स्टॉक मार्केट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उसी का फरवरी का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर का मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 72 का। ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से ही सब जगह स्टॉक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 73 में बढ़ते हैं और क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप इन जनवरी 2022। तो अभी रिसेंटली 2022 में ये हुए हैं और ये पहले ही अनाउंस हो गए थे, तो ये भी आपका करंट अफेयर का ऑप्शन था। तो इसको होस्ट किया था इंडिया ने, और इंडिया में भी ये चंडीगढ़ में हुए हैं, इंडिया के चंडीगढ़ में हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन आपसे इस बारी आ सकता है अगर आया कि कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप इंडिया में कहाँ पर हुई है, तो आप ये भी याद रखना कि चंडीगढ़ में ये हुई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 क्वेश्चन में बोला गया है विच कंट्री इज रैंक एट द टॉप इन द ईयर 2019 फॉर क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, 2019 का एक करंट अफेयर पूछा गया है।
तो आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि आपसे पिछले 1 साल के करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसका सीधा सा जो ऑप्शन था वो आपका चाइना था। चाइना ही सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर रहा है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सेफ डिजिटल बैंकिंग। तो सेफ डिजिटल बैंकिंग जो है वो ऑप्शन ए ऑप्शन में बोला गया रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल विद बैंक फॉर ट्रांजैक्शन अलर्ट। तो ये आपका बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग डाटा सेफली इन ईमेल ऐप फॉर इजी एंड सेफ एक्सेस। तो ये बैंक बिल्कुल मना करते हैं कि आप अपनी पासवर्ड वगैरह जो हैं अपने कहीं पे भी ईमेल वगैरह में आप सेव, क्योंकि ये हैक हो जाती हैं ईमेल वगैरह भी, तो इसीलिए मना किया गया है। चेंजिंग बैंक पासवर्ड रेगुलरली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पासवर्ड लगातार चेंज, पहला भी सही है और तीसरा भी अभी तक सही है, पासवर्ड चेंज करते रहोगे ताकि आप की सेफ्टी बनी रहे। शेयरिंग बैंक पासवर्ड विद फैमिली मेम्बर और फ्रेंड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पासवर्ड आप अपने फ्रेंड से शेयर कर दो। तो इसीलिए ए और सी स्टेटमेंट ही सही है सेफ डिजिटल बैंकिंग में। तो ए और सी ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल पा रहा है, तो इसीलिए इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट सही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला गया है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन हैज़ डेवलप अ न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस नेम्ड एज। अब ये भी आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था, तो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था रॉल्डर एक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। A boy often complain of poor sense of number and is not able to do simple operation of addition and subtraction. Which of the following learning disability he must be likely to suffer from? मतलब एक बच्चा जो है वो जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने में सक्षम नहीं है, मतलब नहीं से समझ नहीं पाता है। तो कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उस बच्चे के अंदर? तो जब भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह आपसे में कोई दिक्कत हो तो ये होती है आपकी डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी जो 3 है इसके बारे में भी हम देखते हैं। डिस्प्रैक्सिया जो है तो ये मोटर डिसऑर्डर होती है, ब्रेन की मोटर डिसऑर्डर। मतलब मोटर का मतलब होता है जो आप हाथ से काम लेते हो, जैसे लिखना या सिलाई करना या जो आप सुई धागा जो चलाते हो, तो ये मोटर स्किल्स जो होती है आपकी, तो ये बड़ी मोटर स्किल को भी और स्मॉल मोटर स्किल को भी डिस्प्रैक्सिया इफ़ेक्ट करता है। बड़ी मोटर स्किल में जैसे कि आप ले लो बॉल को कैच करना, फुटबॉल को कैच करना, फुटबॉल को, इस तरीके की। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर रीडिंग के अंदर डिफ़िकल्टीज होती है। रीडिंग के अंदर तो रीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चा डिसलेक्सिया के अंदर। और डिस्फेजिया जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज को समझ भी नहीं पाता है। लैंग्वेज आप इसको लिख सकते हो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये आपकी डिस्फेजिया। तो बच्चा को लैंग्वेज को बोलने में भी और समझने में भी दोनों में दिक्कत होती है डिस्फेजिया, तो वो कहलाती है डिस्फेजिया। एक ना एक डिसेबिलिटी से या डिसऑर्डर से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा ही जाना है। तो पूरे जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसका वो भी आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपसे 1-2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है, नेम द एरिया इन द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है, पहला ऑप्शन है मेडुला,
दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है सेरिबेलर कॉर्टेक्स और चौथा है जो लिम्बिक सिस्टम। तो यही लिम्बिक सिस्टम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लिम्बिक सिस्टम में स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेटेड है। और मेडुला जो है पहला ऑप्शन जो है आपका, ये हेल्प करता है वाइटल प्रोसेस के अंदर, मतलब वाइटल प्रोसेस कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया आपका, जैसे हार्ट बीट हो गया, और जैसे ब्रीथिंग हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनको कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला का। सेरेब्रम में ये पोस्चर बैलेंस करता है कि आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है इसको, और मोटर स्किल्स में भी ये मतलब मोटर स्किल्स की मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हायर लेवल ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, जिसमें आपका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज अगर आप सीखोगे तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। मेमोरी हो गया, कोई रीजनिंग हो गया, कोई थॉट हो गया, कोई लर्निंग हो गई, या कोई आप डिसीजन ले रहे हो वो, या इंटेलिजेंस वगैरह, वो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लिंक होता है। तो ये सब चीज़ें आप इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि ब्रेन ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं। चिल्ड्रन हु हैव मार्क्ड डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन मे हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर ही है जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ एनी ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा इज टू। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, ये आपका अभी ऊपर भी आपने पढ़ा था, ये आपका होता है वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इंक्रीज वेट टू नॉर्मल लेवल, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये 80 तक क्वेश्चन के बाद हमारा हिंदी का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसमें हिंदी में एक पैसेज दिया हुआ है जिसके 5 क्वेश्चन गिवन हो गया। तो आपको हर क्वेश्चन में आपको पैसेज पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो मैंने पैसेज पढ़ लिया था, और पैसेज के बाद मैं आपको थोड़ा सा स्लोली पैसेज स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ, ताकि आप लोग भी पैसेज को पढ़ पाओ। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हम जितने भी 5 के 5 क्वेश्चंस हैं, पाँचों के 5 पैसेज में आपको करना क्या है कि पाँचों के 5 क्वेश्चंस को आप पहले जल्दी से रीड कर लो, उसके ऑप्शन भी सारे जल्दी से रीड कर लो। उसके बाद फिर आप पैसेज को बहुत फास्टली रीड करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पैसेज ऐसी चीज़ है जो आपके सिलेक्शन भी दिलाएगा और सिलेक्शन को रुकाएगा भी। अगर आप पैसेज में ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आपका पैसेज की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और अगर आपने पैसेज को बहुत स्मार्टली सॉल्व किया, क्वेश्चन को पढ़कर फिर उसके ऑप्शन को पढ़ के बाद में पैसेज को रीड किया, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपने ये पैसेज पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बड़ा आदमी शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो बड़ा आदमी इस क्वेश्चन में जो बड़ा आदमी हुआ है वो सफल आदमी के संदर्भ में यूज़ किया गया है, मतलब जो इंसान सफल हो जाता है उसी को बोला गया है बड़ा आदमी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, पैसेज के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया प्रस्तुत गद्यांश में दहलीज शब्द का प्रयोग डैश के रूप में हुआ है। दहलीज का मतलब होता है देहरी या रुकावट तो नहीं होगा, जैसे मर्यादा, रुकावट, देहरी या खिड़की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दहलीज का मतलब है देहरी के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, देहरी के लिए। क्वेश्चन नंबर, अब पैसेज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और पैसेज के क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया लचीला शब्द उदाहरण है। अब लचीला का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लचीली है। जैसे मैं बात करूं कि
जो आपका कपड़ा है बहुत लचीला है, तो ये कपड़े की खासियत हुई लचीलापन, तो इसीलिए ये आप उसकी विशेषण मतलब विशेषता हुई, तो इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, विशेषण हुआ ये। तो क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से भी आपका एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप उसकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बहुवचन में बहु क्या है। तो स्टार्टिंग का जो बहु है वो है आपका उपसर्ग, और जो बचपन है बहु बचपन, बचपन जो है वो होगा आपका प्रत्यय। तो बहु हुआ आपका उपसर्ग और प्रत्यय हुआ आपका बचपन, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन उपसर्ग है कि बहु जो है आपका उपसर्ग हुआ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पैसेज के इस लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्कूलों में कामकाजी बच्चों को भी स्थान देने के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। समतापूर्वक शिक्षा व्यवस्था, या समानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, या विभेदीकृत शिक्षा व्यवस्था, या विकृत शिक्षा व्यवस्था। अब ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि आप इससे क्या समझ पा रहे हो। समता, इस पैसेज में जब आप पढ़ोगे तो एक कामकाजी बच्चे की ये कहानी है। तो कामकाजी बच्चे को भी स्थान देने के लिए आप किस प्रकार की, कामकाजी मतलब जो बच्चा काम करता है, जैसे कि अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है, या खेती कर रहा है, या 15 साल के बाद वो अगर कहीं पे कारखाने जा रहा है, तो उन बच्चों के लिए हमें छूट देनी चाहिए। तो समतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में होता है कि हम ऐसे कामकाजी बच्चों को छूट देते हैं, जो बच्चे काम करते हैं तो उनको, जैसे हमने होमवर्क दिया, अगर वो होमवर्क नहीं कर पाया तो उसको छूट दे दी जाएगी, उसका रीज़न जानेंगे और उसको छूट दे दी जाएगी, या उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। समानतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि हर समानता मतलब सब चीज़, सब कोई भी बच्चा हो सबके लिए समान है, चाहे वो कामकाजी बच्चा हो या कामकाजी बच्चा ना हो, सबके लिए समान है। अगर आपने होमवर्क दिया है तो सभी का होमवर्क होना चाहिए। अगर आप कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसकी अटेंडेंस, उससे रीज़न पूछने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम उसको एक्स्ट्रा आप चीज़ दे पाओगे। तो समानतापूर्ण व्यवस्था, समानता में मतलब क्या होगा, हर चीज़ सभी के लिए इक्वल होगी, लेकिन कामकाजी में फिर ये उस कामकाजी बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। इसलिए हमें समतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का यूज़ करना चाहिए, जिसमें हम कामकाजी बच्चे जो काम करते हैं उनको हम थोड़ा सा छूट दे पाए। विभेदीकृत शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि हम किसी से विभेद करें या अलग करके करें। विकृत मतलब जैसे कि कामकाजी बच्चों को अलग पढ़ाया जाए और जो कामकाजी बच्चे नहीं हैं उनको अलग पढ़ाया जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उससे फिर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो काम करते हैं उनके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, वो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। और विकृत शिक्षा व्यवस्था जो होती है, विकृत का मतलब होता है बिगाड़। तो कोई ऐसी शिक्षा जिसमें कोई हम बिगाड़पन पैदा करके पढ़ाए बच्चे को, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि इस ऑप्शन से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, इसीलिए। अब चलते हैं, देखो फिर एक और पैसेज दे दिया गया, हिंदी का पैसेज नंबर 2 P2। तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ। फिर मैं आपको वही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले, क्योंकि पैसेज देखो बहुत लंबा पैसेज है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पैसेज पढ़ना है। तो आप, आई होप आप पैसेज पढ़ पाओगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे इसका PDF मिल जाएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक लैला तैयबी जी हैं जो चाइल्ड लेबर में वर्क करती है, और वर्कशॉप 2003 में उनकी ये बात शायद हुई थी। तो उसी में पहला क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द भिक्षुता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर है स्वरोजगार की व्यवस्था, प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था, मुनाफा कमाने की व्यवस्था, या कारखाने मालिक बनाने की व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब। उपरोक्त गद्यांश में भारत के
तलशिप क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित में किस रूप में परिलक्षित नहीं होता है? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये बाल श्रमिक जैसी व्यवस्था का खात्मा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शिल्प कौशलों में प्रशिक्षण को औद्योगिक प्रशिक्षण के रूप में स्थापित करने के लिए करना होगा। ऑप्शन 1 में गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा, या संस्थानिक वृत्ति की व्यवस्था, या रहने और भोजन की व्यवस्था, या अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो हमें संस्थानिक प्रवृत्ति की वृत्ति की व्यवस्था है, तो आपको ये पैसेज में भी मिल जाएगा। तो हमें संस्थानिक वृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर पैसेज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन बोला गया है, शिल्पकारों औपचारिक स्कूली शिक्षा शिल्पकारों के बच्चों को भविष्य में जीविकोपार्जन के योग्य बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, शिल्पकारों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए अयोग्य है, या शिल्पकारों के बच्चों में औपचारिक शिक्षा के प्रति अरुचि है, या अधिकांश शिल्पकारों के बच्चे बाल श्रमिक हैं, या राज्य गुणवत्ता शिक्षा देने में असक्षम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो इनके द्वारा है, तो वो यही है कि राज्य जो है वो गुणवत्ता शिक्षा देने के में असक्षम है, मतलब सही से वो शिक्षा नहीं दे पा रही है, जो लैला तैयबजीन के द्वारा। पैसेज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें बोला गया है, औपचारिक स्कूली शिक्षा के शिल्पकारों के बच्चों को भविष्य में जीविकोपार्जन के योग्य बनाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ऑप्शन है कौशल सिखाने के बहाने बाल श्रमिकों की परंपरा स्थापित करना, शिल्पकारों द्वारा अपने बच्चों को काम पर लगाना, या बच्चों में एक दूसरे को देखकर बाल श्रम के प्रति झुकाव होना, या 15 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का स्वरोजगार करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, यानी कौशल सिखाने के बहाने बाल श्रमिकों की परंपरा स्थापित करना। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पैसेज, हिंदी के 2 पैसेज जो आपके पेपर में आते हैं। 2 पैसेज आपके हिंदी के आते हैं जिससे 5-5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन होते हैं, और 2 पैसेज आपके इंग्लिश के आते हैं जिसमें भी 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो एक पैसेज तो हम पहले ही पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसके बाद एक और पैसेज आएगा जिसमें भी 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हिंदी के भी इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 नंबर आपके पैसेज से हैं, और 20 में से आप 18-17 आराम से ला सकते हैं अगर क्वेश्चन सही से स्मार्टली वर्क किया तो। पैसेज में अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा लिया तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो इसीलिए पैसेज को बहुत तेज़ी से रीड करके पहले क्वेश्चन को फिर ऑप्शन को रीड करना है, पहले क्वेश्चन को फिर ऑप्शन को, उसके बाद पैसेज को रीड करना है। तो अब पैसेज नंबर 2, यहाँ पर भी पैसेज नंबर 1 जो कि मैंने बताया कि वीडियो के पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किए था, जिसमें पहले ही क्वेश्चन से पैसेज स्टार्ट था। तो पैसेज 2 स्टार्ट है, तो आप ये देख पाओगे कि काफ़ी लंबा ये पैसेज यहाँ पर गिवन है। तो मैं धीरे धीरे आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। मैंने पैसेज पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए थे, तो आप ये देख पाओगे कि कितना लंबा पैसेज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ाता हूँ। द ऑथर हैज़ यूज द एनालॉजी ऑफ बाइक राइडिंग टू टॉक अबाउट वाइट प्रिविलेज फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द वन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉजी। ऑप्शन है दैट एज यूजफुल एज rearranging deck chair on Titanic। सेकेंड ऑप्शन है द प्रॉमिस बिटवीन अस वॉज अ डेलिकेट फ्लावर। थर्ड ऑप्शन है दैट न्यू कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। या फोर्थ ऑप्शन है एल्जा सेड दैट शी हैज़ चेंज बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज यूजफुल एज rearranging deck chairs on द टाइटेनिक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। In the context of passage, which of the following is not true? Talking about white privilege causes discomfort
among a lot of white. Second option है white talk about white privilege has the purpose of making moral assessment about the white. Third option है white privilege is caused by systemic imbalance. या fourth option है white privilege is about inequalities rooted in racism. तो आप देख पाओगे पैसेज के अंदर ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है. टॉक अबाउट वाइट प्रिविलेज हैज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग मोरल असेसमेंट अबाउट द वाइट. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ एक टिप्स दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर इन द पैसेज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सीधा सीधा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है. वाइट पीपल कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वाइट प्रिविलेज. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में बोला गया है विराट कोहली इज नोन एज फॉर हिज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ओपोनेंट ऑन द फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वर्ड फ्रॉम द पैसेज कैन बी बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड. तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एग्रेशन. तो विराट कोहली को आपने देखा होगा कि वो अपने अपोनेंट जो होते हैं तो वो फील्ड में काफ़ी एग्रेसिव माइंड सेट के साथ उतरते हैं, जो कि अब इंडिया की रणनीति भी बन गई है क्रिकेट में. तो इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, एग्रेशन. और इस पैसेज का, इस क्वेश्चन पेपर का B.Ed 2020 का जो आपका एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हुआ उसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 100, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है, जो कि पैसेज का क्वेश्चन नंबर 5 है. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइक राइडिंग. पहला ऑप्शन है रोड्स आर बिल्ट फॉर ऑटोमोबाइल ओनर. पीपल इंटेंशनली इंडेंजर्ड इन द लाइफ ऑफ बाइक राइडर्स. लॉज ऑन द बुक्स आर नॉट इक्विटेबल आफ्टर ऑल. या चौथा ऑप्शन है बाइक राइडर गेट येल्ड एट फ्रॉम द बोथ पेडेस्ट्रियन एंड ऑटोमोबाइल ओनर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट 2 है. पीपल इंटेंशनली इंडेंजर द लाइफ ऑफ बाइक राइडर. तो इसी तरीके से हमने पार्ट नंबर 2 में भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. जो 50 क्वेश्चन हमें कवर करने थे तो ये हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं. अब 2020 का ये एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हमारे पास से पूरी तरह सॉल्व हो चुका है. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें. 2021 का क्वेश्चन पेपर जो DU का था वो भी हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. आने वाली वीडियोस में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो कि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वीडियोस बनाएंगे. जो आपसे एक बुक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुरानी बुक का, तो एक बुक का भी वीडियो बनाएंगे. और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपके पेपर में 2022 के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में यूज़फुल होगी. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो आपके हर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो पाएगी. बुक होगी वो भी आपके सारे जो भी आने वाले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है 2022, 23, 24 सभी में आप यूज़फुल कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.